गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 44। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस। हिस्ट्री का चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे, क्लास है 9th और डेट है 15 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था कि जर्मनी जो है वॉर में हार जाता है और एक नया रिपब्लिक बनता है, वाइमर। ठीक है, और उससे अननेसेसरी, यानी कि चलो ठीक है, गिल्ट तो था ही था, पूरा पूरा का पूरा जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। वॉर में जो भी डैमेज होता है उससे वॉर डैमेज ले लिया जाता है। फाइनेंशियली जो उसके बहुत सारे रिसोर्सेज थे वो ले लिए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है। तो वहाँ की जो जनता है, जो लोग वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, उनको उन्होंने एक नाम दिया, क्या? नवंबर क्रिमिनल्स। उन्होंने एक नाम दिया नवंबर क्रिमिनल्स। ये याद रखना, ये लास्ट ईयर DSSP यानी कि जॉब के लिए, टीचर के लिए एग्जाम हुआ था TCT का, जो आपके टीचर सेलेक्ट होके आते हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हु आर द नवंबर क्रिमिनल्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके एग्जाम में भी आ सकती हैं बच्चा। तो फाइनेंशियली तो एकदम देखो, आपके अगर रिसोर्सेज ले लिए गए हैं, एक देश के रिसोर्सेज ले, कहाँ से? अब मान लो आपके फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, ठीक है, वो अपने खेत से ही सब कुछ कमा के खाता है, ठीक है, तो अगर उससे उसके खेत ले लिए जाए तो कमा के कहाँ से खाएगा, कहाँ जाएगा? तो सेम इसी तरीके से एक कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं, उसके खनिज होते हैं, उसकी बहुत सारा जो उसका पहले की जो मनी होती है, उसकी जो लैंड होती है, तो बहुत सारी जो चीज़ें थी, जो उसकी कॉलोनीज़ थी, वो भी जो थी बांट दी गई थी। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन जो है सहना पड़ता है। और एक कंट्री के लिए, सच में ही एक सिटीज़न के लिए, हमें अगर ये भी मिल जाए कि हमारी ज़मीन का थोड़ा सा टुकड़ा, हमारे देश की ज़मीन का थोड़ा सा टुकड़ा भी चला गया है, इवन हम हार ही जाएं तो बुरा लगता है। तो यहाँ पर तो बहुत कुछ होता है इन लोगों के साथ। तो फाइनेंशियली इनको जो वार का कंपनसेशन है वो भी देना पड़ता है। और जो जिन लोगों ने ये माइंडसेट बनाया था कि ये बना, द माइंडसेट हैड मेजर इम्पैक्ट, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा वहाँ पर। तो अलग ही टाइप का एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। नॉर्मल सिटीजन्स की बजाय जो सोल्जर्स थे ना, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। उनको जो थी पॉलिटिशियन और जो पब्लिसिस्ट थे, उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस दिया कि भाई हमें एग्रेसिव मैन चाहिए, ठीक है, जो एकदम मतलब जब अगर वॉर हो या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मस्कुलाइन होने चाहिए, यानी कि अगर वॉर हो तो वो हारे ना, मतलब फाइट कर सके। एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ओनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज। तो उस टाइम पे नेशनल ओनर ने ही यहाँ पर जर्मनी के बाद कि भाई देश के ओनर को वापस किस तरीके से वापस लेके आना है, इस टाइप का वहाँ पे एनवायरनमेंट रहा। राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़, तो उस टाइम पे एक नए जो पॉलिटिकल आइडियाज़ वो उभर कर आए। तो यहाँ से टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम रशियन रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेते हुए अभी हम रशियन रिवोल्यूशन पढ़ चुके हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि रशियन रिवोल्यूशन कब हुआ था। ठीक है, हम ये चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे रशियन रिवोल्यूशन कब हुआ था। सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टेब्लिश्ड इन मैनी सिटीज ऑफ जर्मनी। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक्स, कैथोलिक ट्राई टू चेंज द पॉलिटिकल सेटअप इन वेमार रिपब्लिक। जो सेपरेटिस्ट थे, जो फाउंडेड द एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी फाउंड की गई। कम्युनिस्ट जो थे और सोशलिस्ट जो थे, ये समझ में आ चुका होगा कम्युनिस्ट कौन थे और सोशलिस्ट कौन थे। ये हमने जो शुरू में चैप्टर्स किए थे वहाँ पे हमने किया था। बिकेम, यानी कि अब उनके बीच में सुलह हो ही नहीं सकती थी, तो अब उनके पास कोई कॉमन कोज नहीं था फाइट करने का। बोथ द रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनल क्राइव फॉर अ रेडिकल सोल्यूशन, यानी कि वो एक रेडिकल, बहुत तेज़ी से जो चेंजेस होते हैं ना, वो सोल्यूशन लेकर आना चाहते थे अपने देश के लिए। अब बात आती है कि इकोनॉमिक क्राइसिस की, होने ही थे वो तो। अब आपसे इतना ज़्यादा अपने, क्योंकि देखो एक वॉर में जब कंट्री जाती है तो उसके जान माल की तो हानि होती ही है। अब वॉर में लड़ने वाले तो ह्यूमंस ही होते हैं, और जो हथियार हैं, जो हथियार लगते हैं, जो उसका डिफेंस का जो मटेरियल आता है, तो वो सब वहाँ पे पैसा लगता है। एक वो पैसा वॉर में आप वेपन्स को खरीदने में या वेपन्स को सप्लाई करने में लगाते हो, या फिर अपने देश को डेवलप करने में, अपने देश की जनता को अमीर बनाने में लगाते हो। तो वो जो पैसा है काफ़ी ज़्यादा तो वैसे ही वॉर में जा चुका था। ठीक है, तो बाद में क्या होता है कि 1923 में अल्टीमेटली जर्मनी मना कर देता है कि भाई हम जो वॉर की इंडेमनिटीज़ थी, जो लोन थी, हम नहीं पे कर सकते। इवन ड्यू टू डबल बर्डन, इट्स गोल्ड जो बर्डन था, जो इस पे कहा गया था कि वॉर का आपको हमें पेमेंट करना है कंपनसेशन पे के तौर पे, तो उनके गोल्ड रिजर्व भी जो थे बेचारों के कम हो चुके थे। गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा मनी, पेपर करेंसी प्रिंट कर दी कि जो वैल्यू है, ठीक है, मार्क की, अब आपसे पूछा जाए कि जर्मनी की करेंसी क्या है, मार्क, ठीक है, तो मार्क की वैल्यू बहुत गिर गई। ये बहुत ही समझने वाला कंसेप्ट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, एक बार बताओ भाई, पैसे ऐसे कहते रहते हैं, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, गरीब है। अब मशीन भी तो गवर्नमेंट की है ना, तो मशीन क्यों नहीं छाप देती
गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? कभी ये क्वेश्चन आया माइंड में? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मुझे सुबह कल टाइम मिलता है तो मैं इस पर कोशिश करूँगी एक वीडियो बनाने की कि क्यों जब बहुत ज़्यादा करेंसी छापी जाती है तो जो हमारी वैल्यू होती है करेंसी की वो गिर जाती है। ठीक है, एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलेप्स्ड प्राइसेस ऑफ गोल्ड सोर्ड, तो जो गुड्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, बढ़ गए। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज ए हाइपर इन्फ्लेशन, और इस क्राइसिस को हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दिया गया। ए सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज, जब प्राइसेस बहुत 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 ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन बोला जाता है। इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवीन्ड एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग डाविस प्लान। तो अब क्या होता है, इवेंचुअली जो अमेरिका इंटरवीन करता है और बचा लेता है किसी तरीके से जर्मनी को। तो और कौन से प्लान को इंट्रोड्यूस करता है वो? डाविस प्लान को, विच रिवर्क द टर्म ऑफ रिपेरेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मनी, जो कि थोड़ी सी रियायतें दे देता है जो फाइनेंशियल बर्डन जो था जर्मनी के ऊपर उस पर। द इकोनॉमिक रिकवरी इन जर्मनी वर टोटली डिपेंड ऑन द लोन टेकन फ्रॉम द अमेरिका। अब जो रिकवरी डिपेंडेंट थी वो जो अमेरिका से लोन लिया गया था तो यहाँ पे उस पर ही डिपेंड होता है कि अब किस तरीके से रिकवर करता है। दिस सपोर्ट वॉज विदड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड। ये जो सपोर्ट दिया गया था ये भी सपोर्ट चला गया बेचारों के पास से, ये भी वापस ले लिया गया जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो मार्केट थी क्रैश हो गई। मतलब 1930 के जो पीरियड था ना बहुत ही भयानक पीरियड था, मतलब बहुत ही हाईएस्ट लेवल का डिप्रेशन गया था। ठीक है, तो ये भी एक इवेंट अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। द जर्मनी इकोनॉमी वाज वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1929 टू 32। देर बार यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट थी, और जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, देखो मैं कल बताती हूँ, कल मेरी सिस्टर वैसे ही मार्केट चली गई और उसे थोड़ा बड़ा सा थैला रखा था और उसी में क्या किया उसने, पर्स डाला हुआ था और पर्स में ही मोबाइल था, तो उसका पर्स और मोबाइल 1 सेकंड में गायब हो गया। तो आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि जब भी चीज़ें बुरे दौर पे गुजरती है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ना, भाई पैसा ही नहीं है खाने के लिए तो बंदा क्या करेगा, पेट को पालने के लिए वो चोरियाँ करना स्टार्ट कर देता है, क्राइम करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा होता है। तो इसी तरीके से जब इतना बुरा हाल होगा था, लोगों के पास काम करने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने चोरियाँ करना स्टार्ट कर दिया। एंड टोटली डिसअपेयर एवरीवेयर, पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो अब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म थे उसमें से उनका विश्वास उठ चुका था, विच सेम टू ऑफर नो सोल्यूशन, क्योंकि वो कोई सोल्यूशन नहीं दे रही थी, लोगों की जो लाइफ थी उसको इम्प्रूव ही नहीं कर रही थी। देर वॉज अ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, लीडरशिप वैक्यूम इन द एंटायर कंट्री। अच्छा एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में भी कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो अगर गवर्नमेंट ये एक्शन नहीं लेती, दिल्ली गवर्नमेंट कह रही थी कि ठीक है भाई सारे स्कूल बंद है, अब हम कुछ कर नहीं सकते, बच्चे रिस्क में है, तो लेकिन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, आप लोगों को स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पॉलिसी बनाई कि भाई इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, तो वो चीज़ें स्टार्ट हुई है ना। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में। तो अच्छी गवर्नमेंट चुनना हमारे हाथ में होता है, ये मैं आपको जो पॉलिटिक्स के लेक्चर है उनमें बता ही चुकी हूँ। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी। क्या इम्पैक्ट होते हैं जर्मनी पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है उसके। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द जर्मनी वर, द इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली रूइंड। जो इकोनॉमी होती है वो कम्प्लीटली ध्वस्त हो जाती है ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ वार डैमेज, जो वार डैमेज उन पर लगाए जाते हैं। गोल्ड रिजर्व वर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिप्लीटेड, जो गोल्ड रिजर्व हैं वो कम्प्लीटली खाली हो जाते हैं। द वैल्यू ऑफ द करेंसी फेल शार्पली एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, मतलब सोल्ड का मतलब बहुत हाई हो गए थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए थे, वैल्यू ऑफ द करेंसी जो थी गिर गई थी। अब देखिए, व्हाट वाज द चैलेंज इन द फ्रंट ऑफ अ वाइमर रिपब्लिक। द वाइमर रिपब्लिक हैड द फॉलोइंग चैलेंजेस। चैलेंजेस ये थे, चैलेंज ऑफ सेविंग नेशनल ओनर एंड प्रेस्टीज, चैलेंज ऑफ, अच्छा मैं भूल गई, वैसे तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा बच्चों, हमारे 1 करोड़ व्यू हो गए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दैट, आप लोगों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। जो लोग वीडियो नहीं देख पाए हो तो उनके लिए थैंक यू वेरी मच। आई मीन हमने बहुत फास्टली 1 करोड़ व्यूज़ अचीव किए हैं। वैसे तो खुशी का एजुकेशन पे हैं, आई डोंट नो, मतलब मेरा व्यूज़ मैंने देखे नहीं, बट इसके देखते रहते हैं कितना, जब क्योंकि बहुत फास्ट हो रहा है ना, जैसे वहाँ पे अभी भी 70,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इसके जो रेट, जिस रेट से जो मैं एजुकेशन ने सब्सक्राइबर को गेन किया तो वो बहुत अच्छा है। और आप एक मेरी फैमिली की तरह हो, मतलब
अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं आपको रीज़न नहीं बता सकती कि आप लोग मेरे लिए कितने वैल्यूएबल हो, लेकिन एक दिन शायद मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि व्हाट चेंज यू ब्रिंग इन माई लाइफ, कि आप लोगों ने मेरी लाइफ में क्या चेंज लेकर आए हो। मुझे कभी मौका मिला तो उसमें ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। द चैलेंज ऑफ इमर्जिंग फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेज, चैलेंज ऑफ कंट्रोलिंग अनकंट्रोल्ड राइजिंग इन्फ्लेशन, यानी कि भाई उनको अब अपनी देश में जनता, अब मान लो कोई भी सरकार आएगी तो जूते खाएगी, क्योंकि वो अगर उनके पास पैसे ही नहीं है, सरकार करे क्या, अपने घर से थोड़ी ना पैसे भरेगी जब सरकार के खजाने में ही पैसे नहीं है। तो चीज़ें तो बुरी, मतलब वर्स्ट कंडीशन में जानी भी थी, लेकिन जर्मनी ने बहुत अच्छे से रिकवरी की, वो बातें भी हम देखेंगे। व्हाट वर द कॉज ऑफ राइजिंग ऑफ ए न्यू पॉलिटिकल आइडियाज इन जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्या क्या पॉलिटिकल आइडियाज़ डेवलप हुए, मतलब क्या क्या हुआ। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ राइजिंग ऑफ, मतलब जो नए पॉलिटिकल आइडियाज़ हुए उनके पीछे रीज़न क्या था। एक तो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी वर्सैलिस की, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। नेशनल ऑनर चला गया था भाई, सब लोगों को बहुत ही ह्यूमिलेशन फील हो रहा था। इतना ठीक है भाई, वार में हारना जीतना एक अलग चीज़ होती है, बट तुम ह्यूमिलेट तो मत करो, रिसोर्सेज हैं वो तो मत वो करो, ठीक है। द रशियन रिवोल्यूशन आल्सो इंस्पायर्ड न्यू पॉलिटिकल आइडिया, तो न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़ को रशियन रिवोल्यूशन, ये कई सारे रीजंस थे जिनकी वजह से जो नए पॉलिटिकल आइडिया थे वो जन्मे। तो देखते हैं क्वेश्चन कितने हैं आपके, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। विच टाइप ऑफ सोशल आइडियाज़ वर गिवन इम्पोर्टेंस इन द जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, कौन से आइडियाज़ को, भाई जो सैनिक थे ना उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी थी बजाय नॉर्मल सिटीजन्स के, ठीक है। और जो यही जोर दिया गया, वैसे तो कहा जाता है ना कि एक इंसान को हम्बल होना चाहिए, ज़्यादा गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, बट जब लड़ाई लड़नी होती है ना तो गुस्सा बहुत काम आता है। मतलब जब युद्ध होता है तो एक योद्धा का एक एग्रेसिव, एक स्पोर्ट्स पर्सन का एक एग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इट वॉज एम्फेसिस दैट द मैन शुड बी एग्रेसिव एंड पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, नेशनल ओनर एंड प्रेस्टीज बिकम द मेजर इशू। मतलब सब लोगों को बस ये था कि किसी तरीके से, अब तो बस ये आन बान की बात बन गई, वैसे आन बान तो रही नहीं थी, बट जो भी है उनका फोकस यही था कि अब इस चीज़ से किस तरीके से उभरा जाए, ठीक है। वट वुड बी द इम्प्लीकेशंस इफ अ गवर्नमेंट विदाउट एनी कंट्रोल प्रिंट लैक्स ऑफ रुपीज़ एवरीवेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सिर्फ इसे एक वीडियो में नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए अराउंड कह लो 30 मिनट्स का लेक्चर जहाँ तक मुझे लगता है कि होना चाहिए समझने के लिए। इफ़ गवर्नमेंट, बस ये समझ लो कि जब गवर्नमेंट ना बहुत ज़्यादा मनी प्रिंट करती है, ठीक है, तो जो कंट्री की चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं और फिर उनको कोई भी नहीं खरीद पाता है। इफ़ द गवर्नमेंट विदाउट एनी कंट्रोल प्रिंट्स लैक ऑफ रुपीज़ एवरीवेयर, द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी विल फॉल शार्पली एंड इन्फ्लेशन विल गो अप। इन्फ्लेशन क्या होता है, एकदम से जो चीज़ें हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाना। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग SST एंड हिंदी इंग्लिश की वीडियोस बहुत बहुत अच्छे से लाइक कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। एंड आप मतलब SST इंग्लिश और हिंदी की वीडियोस पे 1000 लाइक होते हैं, थैंक्स फॉर दैट। आई मीन मैं टारगेट देती हूँ तो आप लोग कंप्लीट करते हैं एंड यू आर हेल्पिंग मी कि एक और मैं चाहती हूँ कि 100 के सब्सक्राइबर हम हो जाएं अक्टूबर के एंड तक। तो आई थिंक आज हम 68 के हो गए हैं, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद 68 के हम हो जाएंगे, और 68 के बाद शाम तक हो सकता है कि हम 70 के हो जाए। तो आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और लेकिन वही शेयर करना जहाँ पे इनकी ज़रूरत है, ऐसे नहीं किसी के पास भी भेज रहे हो तो हमें किसी को फालतू में परेशान नहीं करना है। एंड दूसरा टारगेट, इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं क्योंकि आप 1000 तो क्रॉस कर ही चुके हो, आई मीन 1200 लाइक्स तक तो SST की ऑलमोस्ट सभी वीडियोज़ पे आए हुए हैं। तो हिंदी मीडियम की वीडियोस पे ज़्यादा आते हैं, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़े कम हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास इंग्लिश मीडियम में SST नहीं है, हिंदी मीडियम में है। तो यहाँ पर मैं लाइक कर देती हूँ 1000 फॉर द इंग्लिश मीडियम की। आप इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक पहुँचाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट एंड लव यू आर गिविंग टू मी, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।